हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारी कि सभी निजी अस्पतालों में लगेगा टीका। अब ये जो प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी अब टीका लगाया जाएगा। अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा था, कल से परसों से यानी 1 मार्च से ये आम जनों के लिए भी लगाया जाने लगा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाया और अब इसमें उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो 60 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं और 45 वर्ष से जिनकी अधिक उम्र है और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में टीकाकरण अभियान में तेजी आ गई है। दूसरे चरण में 2 दिन के भीतर ही टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। टीकाकरण अभियान की गति देने के लिए सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को भी टीका लगाने की अनुमति दे दी है। सोमवार से शुरू हुए दूसरे चरण में 60 साल से ज़्यादा और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते कि उनके पास टीका लगाने वाले पर्याप्त कर्मचारी, लाभार्थियों की को निगरानी में रखने के लिए व्यवस्था, कोल्ड चेन और टीका लगाने के बाद प्रतिकूल प्रभाव वाले लोगों को इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। इन योजनाओं में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है। अभी तक के अभियान में 26,000 से 27,000 अस्पताल शामिल हैं, जिनमें 12,500 यानी 12,500 निजी अस्पताल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार शाम 7 बजे तक 1,50,61,864 डोज दी जा चुकी है। इसमें पहली डोज लेने वाले 67,32,944 और दूसरी डोज लेने वाले 26,85,665 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। नेक्स्ट है कि हैशटैग वाले ट्वीट व पोस्ट माने जा सकते हैं चुनाव प्रचार। देखिए, चुनाव आयोग ने जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर थोड़ी सी आप कह सकते हैं सख्ती दिखाई है। उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से जो चुनाव प्रचार किया जाएगा, उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने लगते हैं। तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही कमर कस ली है और जो हैशटैग के जरिए उसे ट्रेंड कराया जाता है उस पर भी रोक लगाने के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राजनीतिक दलों को इंटरनेट मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार अब महंगा साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने फिलहाल चुनाव के दौरान इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैशटैग के जरिए होने वाले राजनीतिक प्रचार को चुनावी खर्चों में शामिल करने के संकेत दिए हैं। इसमें गूगल, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आदि शामिल हैं। अभी चुनाव आयोग की इंटरनेट मीडिया पर ऐसे हैशटैग वाले प्रचार पर निगरानी नहीं है। चुनाव आयोग ने ये संकेत इंटरनेट मीडिया के जरिए होने वाले चुनाव प्रचार पर निगरानी बढ़ाने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिए हैं। इसमें कमेटी ने कहा है कि हैशटैग वाले ट्वीट और पोस्ट के लिए इंटरनेट मीडिया को पैसा दिया जाता है। ऐसे में इन ट्वीट और पोस्टों को राजनीतिक दलों के खर्चों में शामिल किया जाएगा। आयोग की ओर से बनाई गई मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति के नियमों के दायरे में लाया जाए। वैसे भी आयोग इंटरनेट मीडिया के जरिए अलग अलग तरीकों से किए जाने वाले प्रचार पर पूरी तरह निगरानी रखने में विफल रहा है। नेक्स्ट है कि बंदरगाह क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं और निवेश करें, ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों को भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। मंगलवार को मेरीटाइम इंडिया समिट में उन्होंने कहा कि बंदरगाह क्षेत्र में अगले 15 वर्षों के दौरान 82 अरब डॉलर के निवेश की योजना है। ऐसे में भारत को निवेश का केंद्र बनाना दुनिया भर के निवेशकों के लिए अच्छा होगा। समुद्री नौवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, जल मार्गों के विकास, समुद्री विमान सेवाओं की शुरुआत और तटीय रेखा पर स्थित प्रकाश स्तंभों को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की भी तैयारी है। समुद्री नौवहन क्षेत्र में निवेशकों के लिए 31 अरब डॉलर की 400 परियोजनाओं का खाका तैयार हो चुका है। इन परियोजनाओं में निवेश से दुनिया भर के निवेशक भारत की आर्थिक विकास यात्रा के भागीदार बन सकते हैं। अब है इंटरनेशनल न्यूज़ की शुरुआत और पहली न्यूज़ है कि H1B वीज़ा पर रोक हटाने को लेकर दुविधा में बाइडेन प्रशासन।
देखिए, ट्रंप ने चुनाव हारने के बाद कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते थे। उसी में से एक निर्णय था कि H1B वीज़ा जो है, जो आईटी पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी के लिए दिया जाता है, लिमिटेड समय के लिए दिया जाता है, उस पर उन्होंने फिलहाल में रोक लगा दी थी। और उन्होंने दो बातें इसमें बोली थी कि एक तो कोरोना काल है, जैसे कि भारत कोई बाहर से आता है तो वो पॉजिटिव ना हो, जिससे कोरोना और फैले अमेरिका में। और दूसरा उनका निर्णय इसलिए था कि वहाँ के अमेरिका के ही लोगों को, अमेरिका के ही जो आईटी पेशेवर हैं उन्हें ही नौकरी मिल सके, बाहर के लोग आकर वो नौकरी ना कर पाएँ। उनकी दो मंशाएं थी इसमें। अब जबकि ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं तो अब वो दुविधा में हैं कि उस जो निर्णय था ट्रंप को, उसको हटाया जाए या फिर उस पर रोक लगाई जाए या उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन H1B वीज़ा पर ट्रंप काल में लगी रोक को हटाने को लेकर अभी भी दुविधा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नए वीज़ा जारी करने पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। यह वीज़ा भारतीय आईटी पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है। ट्रंप ने वीज़ा पर प्रतिबंध की अवधि गत जनवरी में बढ़ाई थी और यह दलील दी थी कि अमेरिका में बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर है और ज़्यादा विदेशी कामगारों के बोझ को सह नहीं सकता है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मामलों के मंत्री एलेजांद्रो मोरोकास ने सोमवार को यह संकेत दिया कि बाइडेन प्रशासन नए H1B वीज़ा जारी करने पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने के बारे में अभी निर्णय नहीं ले पाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पाक में सरकारी खजाने से दी जा रही है आतंकियों को पेंशन, और ये स्टेटमेंट दिया है भारत ने। और कहाँ पर दिया है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की जो एक बैठक हुई है उसमें ये वक्तव्य दिया है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत भले ही उभरे हों, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर भारत की तरफ से कोई भी रियायत बरते जाने के संकेत नहीं हैं। जो इसमें बैठक हुई थी मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की, उसमें कश्मीर के मुद्दे पर अकारण टिप्पणी को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामिक देशों के संगठन को भी आड़े हाथों लिया गया। उन्हें अपने अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। लगे हाथ भारत ने एक बार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने पाकिस्तान में सरकार की तरफ से आतंकियों को दी जा रही मदद का भी मुद्दा उठाया है। भारतीय प्रतिनिधि पवन भिड़े ने UNHRC में पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकियों को दी जा रही पेंशन का भी मुद्दा उठाया है। इसमें एक न्यूज़ ये भी है कि जो आप ये साइड में देख रहे होंगे, ये न्यूज़ है कि पाक के गले की हड्डी बनी FATF की ग्रे लिस्ट। इसमें ये बताया जैसा कि जून में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है। अभी तक पाकिस्तान फिलहाल में उसमें ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट जिसको निगरानी सूची बोली जाती है, कि अगर आपने जिस कारण आपको ग्रे लिस्ट में रखा गया है, आपने अगर उन कमियों को दूर नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि आप पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्थिक प्रतिबंध से मतलब है कि आपको जो वित्तीय सहायता दी जाती है IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब के द्वारा, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। और जब आप ब्लैक लिस्ट से फिर ग्रे लिस्ट में आएंगे तभी वो फंडिंग आपकी शुरू हो पाएगी। तो आतंकवादियों को मदद लेकर बहुत दिन से, आप कह सकते हैं कोरोना काल के पहले से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, लेकिन हर बार चीन की मौजूदगी और चीन की मदद से वो बच जाता है। लेकिन अब जून में इसकी फिर से बैठक है, इसमें क्या निर्णय होगा? आतंकवादियों के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई से पाकिस्तान फिर मुसीबत में है। FATF की ग्रे लिस्ट से नाम ना हटना उसके गले की हड्डी बना हुआ है। जून में फिर से अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उसे गंभीर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब हम आते हैं अपने बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में भी 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि गाँव में बिना बिजली चलेंगे मिनी कोल्ड स्टोरेज, किसानों की बदलेगी तकदीर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विज्ञानी ऐसा मिनी कोल्ड स्टोर बनाने में सफल हुए हैं जो बिना बिजली के चलता है। इसे गाँव में स्थापित किया जा सकता है। इसमें फल, फूल और सब्जियां सुरक्षित रखी जा सकती हैं। छोटे किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया पूसा फार्म सनफ्रीज, इसका नाम है पूसा फार्म सनफ्रीज,
नामक मिनी कोल्ड स्टोरेज उनकी तकदीर बदल सकता है। इसकी सफलता प्रयोग राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया जा चुका है। पूसा स्थित IARI के एग्रीकल्चरल इंजीनियर शाखा के प्रोफेसर इंद्रमणि और विज्ञानी डॉक्टर संगीता धिंगरा की टीम ने इसे तैयार किया है। इसे उन दूरस्थ जगहों के लघु किसानों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जहां बिजली की सुविधा नहीं है। प्रोफेसर मणि ने बताया कि पूसा सनफ्रीज को व्यावसायिक बनाने के लिए 2 कंपनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में इसकी लोकप्रियता के मद्देनजर कुछ और कंपनियां प्रसारित की जाएंगी। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी खरीदार उभर कर जो आई है वो है जियो। 5 वर्ष के बाद सोमवार को शुरू हुई स्पेक्ट्रम नीलामी 77,81,480 करोड़ रुपए की कुल बोली के साथ मंगलवार को संपन्न हो गई। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम खरीदारी के लिए सबसे अधिक 57,12,265 करोड़ की बोली लगाई है। भारतीय एयरटेल ने 18,699 करोड़ की बोली लगाकर दूसरा स्थान पाया। वहीं तीसरे स्थान पर वोडाफोन और आइडिया रही जिन्होंने 1,99,340 करोड़ मूल्य के स्पेक्ट्रम की बोली लगाई है। स्पेक्ट्रम सोमवार को जो स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 77,146 करोड़ की बोली लगाई जा चुकी थी। इस बार नीलामी में सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनियां हिस्सा ले रही थीं। 2016 में 7 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। अब है कि पिछले वर्ष देश में 40 लोग बने अरबपति। कोरोना संकट के मुश्किल दौर में भी देश में अरबपति जिनकी संपत्ति कम से कम $1 अरब या लगभग 7200 करोड़ रुपए है की संख्या बढ़ी है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक पिछले वर्ष भारत में अरबपतियों की सूची में 40 नए लोग शामिल हुए हैं। इन्हें मिलाकर देश में अरबपतियों की संख्या 177 हो गई है। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी लगातार सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। पिछले वर्ष उनकी संपत्ति 24% बढ़कर $83 अरब करीब 6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इसके साथ ही दुनिया के अरबपतियों की सूची में वह एक पायदान चढ़कर 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पिछले वर्ष अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की संपत्ति भी बढ़कर $32 अरब पर पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी के साथ दुनिया भर के अमीरों की सूची में उनका स्थान 20 पायदान चढ़कर 48वां हो गया है। वह दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं। उनके भाई विनोद अदानी की संपत्ति भी 128% बढ़कर $9.8 अरब हो गई है। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि मर्यादा में रहे अभिव्यक्ति, और ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये लिखा गया है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ सूर्य प्रकाश द्वारा। जिस तरीके से भारत सरकार और ट्विटर के बीच अभी खींचातानी चल रही थी, उसके बाद भारत सरकार ने अपने कई नियम बदले हैं आईटी के सेक्टर को लेकर, उसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल। भारत सरकार और ट्विटर में रार के बीच सरकार ने इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य हिंसा और अश्लीलता सामग्री से निपटना है। ये दिशा निर्देश इसलिए आवश्यक थे क्योंकि ओटीटी समेत इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म किसी नियमन के दायरे में नहीं है, इसलिए उनकी मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही थी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ना तो फेक न्यूज़ रोकने के लिए कुछ कर रहे थे और ना ही हिंसा, वैमनस्य आदि पर लगाम लगाने के लिए कर रहे थे। देखिए, ये जो रोक आप कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा लगाई गई है, उसमें हो क्या रहा था कि जब जो कृषि बिल लाया गया था उसके लिए नकारात्मक प्रचार किया जा रहा था। भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया जा रहा था। उससे क्या हो रहा था कि भारत सरकार को एक निगेटिव तौर पर पेश किया जा रहा था कि वो किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों की दुश्मन है, उनकी आय बढ़ेगी नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है, इसमें कुछ कंपनियों की मनमानी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिनको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ आया और उसको ट्रेंड कराया गया। तो इसी से हुआ क्या कि फिर भारत सरकार ने ट्विटर से कहा कि ऐसे जितने भी पोस्ट हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन ट्विटर ने इसको हटाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में सख्ती के बाद भारत सरकार ने जब सख्ती दिखाई, आईटी मंत्रालय ने जब सख्ती दिखाई, तब उससे उन ट्वीटों को हटाना पड़ा। अब जैसे टूल किट का एक मामला आया था जिसमें क्या किया जाना है 26 जनवरी को, ये पूरी उसमें लिखा गया था। तो उस कुख्यात टूल किट को लेकर भी सरकार और ट्विटर के बीच
तल्खी बढ़ती गई, जिसका मकसद कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान देश में आक्रोश की नई चिंगारी भड़काना था। ट्विटर को इस बात को लेकर भी सूचित किया गया कि भारत में असंतोष को हवा देने और सौहार्द की भावना बिगाड़ने में उसके मंच का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने उसे दो टूक लहजे में चेताया कि ट्विटर एक माध्यम मात्र है और उसे भारतीय संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने ट्वीट के अधिकारियों से कहा कि उनकी कंपनी उन लोगों का पक्ष ले रही है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाकर भारत में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सरकार का पक्ष गलत नहीं है, क्योंकि अक्सर ट्विटर बहुत अश्लील मुद्दे और गाली गलौज से भी भरे होते हैं। देखिए, जैसा कि आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है, ठीक है, अगर आर्टिकल 19 में आपको आज़ादी दी गई है तो आपका ये मकसद नहीं है कि आप उस आज़ादी का गलत प्रयोग करें, आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, आप किसी के लिए भी कुछ अपशब्द कहें। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप अपने सही मुद्दों को उठाएं, जिससे लोगों का भला हो या फिर वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित हो, ना कि कृषि आंदोलन जैसे। कई पोस्ट भी आए, कई फोटोएं ऐसी आई जिसमें दिखाया जा रहा है कि सरदारों को मारा जा रहा है जो पंजाब से आए हुए हैं, जबकि वो सब काफ़ी पुराने और गलत पोस्ट थे। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत ट्वीट को रीट्वीट करें या फिर गलत पोस्ट को आप फॉरवर्ड करें। ट्विटर को समझना होगा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या अपने एजेंडे के अनुसार नहीं कर सकता है। उसे हमारे संविधान और कानूनों का सम्मान करना ही होगा। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या मापदंड हैं, इसका सटीक व्याख्या A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुखर्जी के विख्यात फैसले के आलोक में दुर्दास बसु ने की थी। उसका सार यही है कि ऐसी कोई असीमित या अनियंत्रित स्वतंत्रता नहीं हो सकती जो पूरी तरह अंकुश से मुक्त हो, जिससे अराजकता और व्यवस्था भंग होने की नौबत आए। संविधान का यही उद्देश्य है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा में एक सही संतुलन हो। अनुच्छेद 19 की व्याख्या में उन्होंने यही कहा था कि इसमें वैश्विक स्वतंत्रता और उस पर संभावित प्रतिबंधों की व्याख्या भी है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सेक्युलरिज्म के ताबूत में आखिरी कील, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। किसी कांटेदार झाड़ का नाम अगर बरगद रख दिया जाए तो वो बरगद नहीं हो जाता, लेकिन राजनीति में इसी तरह के काम किए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग ऐसा प्रचारित करने के लिए भी आगे आ जाते हैं कि हाँ, वो झाड़ बरगद ही है। पश्चिम बंगाल में यह सबसे तेज तब से देखने को मिल रहा है जब से हुगली स्थित फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीर ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलरिज्म फ्रंट नामक राजनीतिक दल का गठन किया है। सबसे पहले अब्बास सिद्दीकी पर असुद्दीन ओवैसी ने डोरे डाले। वही असुद्दीन जो मीडिया के एक हिस्से और खासकर अंग्रेजी मीडिया की नज़र में सेक्युलरिज्म लीडर हैं, हालांकि उनके दल का नाम भी मजहबी तेवर वाला यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, फिर भी वह अपने सीने पर सेक्युलरिज्म होने का तमगा लगाए घूम रहे हैं। केरल के वामपंथी दल मुस्लिम लीग को सेक्युलरिज्म नहीं मानते, लेकिन किसी को भी कोई मुगालता पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह तो पहले से ही जग जाहिर है कि केरल में जो कांग्रेस वाम दलों के खिलाफ खड़ी है, वहीं बंगाल में उसके साथ है। सेक्युलरिज्म किस तरह ढोंग और छल कपट का पर्याय बन चुका है, इसका ताज़ा और सटीक उदाहरण है अब्बास सिद्दीकी। वह सांप्रदायिक राजनीति भी कर रहे हैं और ठसक के साथ अपने दल को इंडियन सेक्युलरिज्म फ्रंट भी कह रहे हैं। कांग्रेस और वाम दल बिना किसी शर्म संकोच अब्बास सिद्दीकी को सेक्युलरिज्म होने का प्रमाण पत्र देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यह और कुछ नहीं, सेक्युलरिज्म के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम है। बुजुर्गों और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है कि दूसरे दौर में टीकाकरण। बुजुर्गों और 45 साल से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण का अभियान शुरू होने के 2 दिन के अंदर जिस तरह करीब 50 लाख लोगों ने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण करवाया था, वह उत्साहजनक है। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया यही बताती है कि टीके को लेकर जो हिचक थी वह टूट रही है। निसंदेह इसका एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत अन्य प्रमुख लोगों की ओर से टीका लगवाना हो सकता है। नेताओं और उन हस्तियों की ओर से आगे आकर टीका लगवाने का यह सिलसिला कायम रहना चाहिए।
इससे ही यह दुष्प्रचार का दमन भी हो जाएगा जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। कम से कम सेहत के मामले में तो राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय देने से बचा ही जाना चाहिए। इस क्षुद्रता के बीच इस पर गंभीर गौर किया जाना चाहिए कि दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आगे बढ़कर भारत ने खुद की क्षमता और नए सिरे से स्थापित करने का काम किया हो। नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो स्पोर्ट्स से है कि आईसीसी पुरस्कार की दौड़ में अश्विन और रूट्स। देखिए, जो अभी आईसीसी ने मंथली जो अवार्ड शुरू किए हैं, जैसा कि पिछले मंथ यानी जनवरी में दिया गया था जो विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत को, और इस साल अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट्स और वेस्टइंडीज के नए सनसनीखेज बल्लेबाज कायल मार्श फरवरी के शानदार प्रदर्शन के लिए दम पर मंगलवार को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। अश्विन ने इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेले, जिसमें चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने विकेट भी लिए और शतक भी लगाया था। तो ये आज का यानी 3 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।